हेलो एवरीवन, आयुष विद्या मित्र में आपका स्वागत है। आज से हम व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था को देखेंगे। ध्वनि क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, रूप अथवा रूपिम आदि सभी सार्थक हैं तथा सभी ध्वनियों के समूह से ही बनते हैं। ध्वनियां मानव मुख से निःसृत होती हैं। होंठ से जिह्वा, दांत, तालु, वत्स, कंठ, स्वर तंत्री, फेफड़ा, नासिका विवेक का ध्वनियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें सबसे अधिक चलायमान आपकी जिह्वा होती है, यानी कि जीभ होती है। ध्वनि के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है वायु। वायु का मुख विवेक में उसकी किसी स्थान पर अवरोध, स्पर्श, घर्षण, स्वर तंत्रियों के कंपन आदि के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। वायु का दबाव कितना है, कम है अथवा अधिक है, इसके आधार पर व्यंजन ध्वनियों में प्राणत्व का निर्धारण किया जाता है। यदि नासिका विवीर से निकलती है, नासिका से निकल रही है वायु, तो उसे इससे उच्चारित ध्वनियां नासिक की ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात ध्वनियों से शब्द अथवा पद बनते हैं। शब्द पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। जो वाक्य होता है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है। जैसे जब हम ध्वनियां बोलते हैं, जब ध्वनियों को लिखेंगे देवनागरी लिपि में, तो वे अक्षर और वर्ण कहलाते हैं। अब ध्वनि और अक्षर में क्या अंतर होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर गाय शब्द को देखिए, अक्षर तो दो है यहाँ पर, ग और य, लेकिन वर्ण यहाँ पर चार हैं, ग, अ, य और अ। देखिए जब हम या बोलते हैं तो इसमें ये दोनों चीजें मिली हुई होती हैं, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यंजन की परिभाषा आप देखेंगे जब तो समझ में आएगा आपको कि व्यंजन में स्वर जो है उसके बाद स्वर आता है। ठीक है, बिना स्वर के इसको उच्चारण नहीं किया जा सकता। आप य बोलेंगे तो बिना अ बोले आप य नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। अब इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। अक्षर को तो आपने तोड़ दिया वर्ण में, लेकिन वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे ही वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए गाय शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, तो चार ध्वनियां हो गई। उसी प्रकार हाथ में आप देख लीजिए, यहाँ पर ह हलंत के साथ, फिर अ, फिर थ हलंत के साथ प्लस अ, तो यहाँ पर कितनी हो गई? चार ध्वनियां हो गई। अब आते हैं हम ध्वनियों पे। देखिए हिंदी में जो परंपरागत वर्णमाला जो अपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी, उसमें क्या पढ़ा था? अ, आ, ई, उ, री, ओ, अंग, आहा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, री और अंग और आहा को ये आपको भी हटा देना है, क्योंकि जब हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे, भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ेंगे, तो ये हट जाएगा। तो ये अंग और आहा जो है ये आयोग व ध्वनियां कहलाती हैं। और जो री का प्रयोग अगर वर्तमान में देखें तो री का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि री को री के रूप में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है री है, उसको री जैसा उच्चारण होने के कारण जो भाषा वैज्ञानिकों ने स्वर के अंतर्गत नहीं रखा। और हिंदी में री का उच्चारण री जैसा होता है, वहीं मराठी दक्षिण भारतीय भाषाओं में रू जैसा होता है, कुछ क्षेत्रों में तो र जैसा भी करते हैं। और व्यंजन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं, एक दो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जैसे स्र जो है नहीं लिखा हुआ है, वो हम भी देखेंगे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, एकदम आसान सी भाषा में देखते हैं। ये परंपरागत है, इसको आपको लिखना नहीं है, जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए इसको डिस्कस किया गया। तो स्वर देखते हैं, स्वर क्या होता है। स्वर की आधुनिक भाषा वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार है: जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विविर में कहीं भी वायु का अवरोध ना हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं इनको इन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहायता से होता है। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वरों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है: हर्ष, हर्ष यानी मूल स्वर, दीर्घ और संयुक्त स्वर। जो हर्ष स्वर होते हैं वो अ, ई, उ, री होते हैं। ठीक है, ये जो री है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ये छोटा री है और ये बड़ा री है। दीर्घ स्वर है, जब अ और अ दो बार अ करेंगे तो बड़ा अ बनेगा, दो बार ई करेंगे तो बड़ी ई बनेगी। उसी प्रकार से उ और री में होता है। संयुक्त स्वर को आप यहाँ पर देख सकते हैं,
संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब ए कैसे बन रहा है? अ और ई को मिला करके, अ और ई को मिला करके ए बन रहा है। और वहीं अ और ए को मिला देंगे तो ए बन रहा है, और अ और उ को मिला दिया जाए तो ओ बन रहा है। उसी प्रकार से अ और ओ को मिला दिया जाए तो ओ बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है स्वर होते हैं। अब हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, उन ध्वनियों को व्यंजन कहा गया है। जैसे कि आप अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जब ह लिखते हैं, देखिए ह पूरा नहीं होता अगर इसमें अ नहीं होता, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ह, जब हलंत लगा हुआ है इसका मतलब ये अधूरा है, ये इसमें अ लगेगा तभी ये ह कहलाएगा। आप ह बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। व्यंजन में स्वर की सहायता लेना जरूरी होता है, वरना जो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसके उच्चारण में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए जो ह बोलने के लिए अ जो है लिया गया है। परंपरागत व्याकरण नियम के अवरोध के आधार पर देखें तो व्यंजन ध्वनियों को स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म वर्गों में रखा गया है। जैसे स्पर्श, यहाँ पर आप देखिए क, ख, ग, ग, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो गया। तो यहाँ पर कुल 25 ध्वनि होती हैं। इसमें क्या होता है? इसके उच्चारण में जीभ व निचला होंठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकते हैं स्पर्श वाले में। और अंतस्थ के अंतर्गत ऐसे व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है, इसमें कम अवरोध होता है, इसी वजह से इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि अवरोध कम होता है इसमें। फिर उसमें देखेंगे तो उसमें 4 ध्वनियों को रखा गया है। इसके उच्चारण में श्वास का घर्षण बहुत अधिक होता है। आप बोल करके देखिए इसको, श, 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 ह। मेरा शायद ये सब तीनों सा एक ही जैसा निकल रहा था, पर आप प्रैक्टिस करिए, शायद समझ में आ जाए आपको। अब बाहर से भी कुछ वर्ण लिए गए हैं, जैसे कि ड और जो ढ है, ड और ढ ये अपभ्रंश से लिया गया है, हमारे परंपरागत वर्णमाला में नहीं थे, आज इनको वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। फारसी से भी लिया गया है। यहाँ पर देखिए क, ख, ज, ग, ज, फ, ये मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी सर। ये सब में बस आपको एक ध्यान रखना है, इन सब में बिंदी लगी हुई है। और मराठी से ये वाला ल लिया गया है। इसको ल नहीं पढ़ेंगे, ये र जैसा कुछ पढ़ते हैं इसको। अब कुछ ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जैसे दंत, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, ओष्ठ आदि ध्वनियों के जो है इस प्रकार से निर्धारण किया गया है। इसमें उच्चारण के आधार पर आप देख सकते हैं, जैसे दांत से निकल रहा है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जी हाँ दांत को स्पर्श कर रही है, अगर आपकी जीभ दांत को स्पर्श करती है तो ऐसे व्यंजन दंत व्यंजन कहलाते हैं। आप इसको बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न, इसमें आपके दांत को स्पर्श कर रही है आपकी जीभ। मूर्धन्य ये क्या होते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ को कठोर तालु के पिछले भाग में स्थित मूर्धन्य को स्पर्श करना पड़ता है। ट, ठ, ड, ढ, न, ये बोल के देखेंगे समझ में आएगा। तालव्य, इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग तालु को छूता है। च, छ, ज, झ, इया। कंठ, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को छूता है। क, ख, ग, घ, अंग। ये और ये दोनों आप बोल के देखिएगा, इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ओष्ठ, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों होठों से स्पर्श से ही होता है। प, फ, ब, भ, म, ये बहुत सरल है। अगला जो है घोषित के आधार पर भी व्यंजन को बांटा गया है। जैसे स्वर तंत्र जो आपको लैरिंग्स होते हैं उसमें कंपन ज्यादा होता है तो उसको सघोष कहते हैं, और अगर कंपन कम हो रहा है तो उसको अघोष कहते हैं। जैसे अघोष में आ जाएगा क, ख, च, छ, ये सब आ जाएंगे, और सघोष में आ जाएगा ग, घ, अंगा, ज, झ, इया। ये आप बोल के देखिए तो समझ में आएगा। तो वही जो जीबी धल हैं, भाषाविद है, उन्होंने तो कहा है कि सारे स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनि होते हैं। अब प्राणत्व के आधार पर, प्राण मतलब वायु, अगर ध्वनि के उच्चारण में वायु का कम प्रयोग किया जाता है या अधिक, इसके आधार पर भी ध्वनि के प्राणत्व का निर्धारण होता है। अगर कम जो है वायु का प्रयोग हो रहा है तो अल्प प्राण, और अगर ज्यादा वायु का प्रयोग हो रहा है तो महाप्राण कह सकते हैं। जिसको बोलने में अगर प्राण ज्यादा निकल जाए तो उसको अल्प प्राण, और बहुत
सॉरी ज्यादा निकल जाए तो उसको महाप्राण, और यदि कम निकले तो अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अथवा वायु का कम या अतल प्रयोग किया जाता है उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। इस व्यंजन ध्वनियों के वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय और पंचम, 1, 3 और 5 जो आपने पढ़ा है देख सकते हैं यहाँ पर से देखेंगे हम, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। ये देखिए, ये वाला, फिर ये, और ये पांचवा वाला। तो ये क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया और प वर्ग, ये ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये फिर ऐसे याद करिए, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग हो गया, वे क्या हो गए आपके अल्प प्राण हो गए, और बाकी जो बच रहे हैं दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अब संयुक्त अक्षर को देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र को कहा जाता है। जैसे ज्ञ है उसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ज, इसमें अ नहीं लगा हुआ है, जब स्वर नहीं लगेगा हलंत लगा हुआ है, और इया, तो ज्ञ इस तरह से लिखाता है। उसी प्रकार से त्र कैसे लिखेंगे, त हलंत और र इस प्रकार से लिखाएगा, र फिर उसके बाद अ, तो त हलंत र प्लस अ, तब होता है त्र। अब देखते हैं आयोगवाद ध्वनियां, जिसमें अंग और आहा। परंपरागत वर्णमाला में तो ये स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन जो भाषा वैज्ञानिकों ने इसको अलग माना है, आयोगवाद ध्वनियां कहते हैं। अब इनको आयोगवाद क्यों कहते हैं, स्वर क्यों नहीं कह रहे हैं? स्वर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि स्वर की भांति ये स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। तो और फिर व्यंजन भी नहीं कह सकते क्योंकि स्वर के बाद आते हैं। ये व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में स्वर जो होता है बाद में आता है, ठीक है, लेकिन ये आयोगवाद जो ध्वनियां होती है स्वर के बाद आती है, व्यंजन के बाद नहीं आती हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ज लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ज लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ज हलंत अ लिखेंगे, तब वो कंप्लीट होता है। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तब हम जब बोल सकते हैं, नहीं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार इसलिए ये व्यंजन नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं, व्यंजन के बाद नहीं आते हैं। अब इसको देखते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग देखेंगे, लेकिन आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर मालूम होना चाहिए। देखिए अनुस्वार का चिन्ह जो होता है ऐसे बिंदी के रूप में होगा, और अनुनासिक का चंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर आप देखिए हंस और हंस, तो हंस एक पक्षी होता है और हंस एक हंसना, हंस धातु से बना हुआ है। अंगना और अंगना, तो ये आप बोलेंगे, ये मेरा शायद सब एक जैसा हो जा रहा है। तो अंगना का अर्थ है सुंदर स्त्री और अंगना का अर्थ है आंगन। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही नासिक ध्वनि है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको डिफरेंशिएट करने में, परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है। अब ये अंतर क्या है ये देखिए, जो अनुस्वार होते हैं बेसिकली ये व्यंजन ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र व्यंजन ध्वनियां होती हैं, और ये पंचम अक्षर होते हैं, यानी जो वर्गीय ध्वनियों का पंचम वर्ण होते हैं, जैसे अंगा, इया, ड़, न, मा, ये सब व्यंजन होते हैं, तो इसका पंचम वर्ण हो गया। जैसे आपने गंजा देखिए कैसे लिखा हुआ है, इया लगा हुआ है और ज भी है, और उसी प्रकार से गंगा आप देखिए यहाँ अंगा लगा हुआ है, फिर ग, तो ये पंचम अक्षर होते हैं, तो व्यंजन ध्वनियां होती हैं ये, जिसमें वायु केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। लिखते समय अनुस्वार का प्रयोग बिंदु रूप में स्वर या व्यंजन के ऊपर किया जाता है, लेकिन अनुनासिक ध्वनियां जो होती है स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, बल्कि किसी न किसी स्वर के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे स्वर के साथ देखिए यहाँ पर प्रयुक्त हो रही है, ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ, जो, सांस। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा कि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय कोई अवरोध नहीं हो रहा है मुख में, केवल इसके उच्चारण के समय वायु नासिका से और मुख वेविक दोनों मार्गों से बाहर निकलती है, जबकि अनुस्वार में आपने देखा था केवल नाक से निकलती है। अब विसर्ग को देख लेते हैं। देखिए विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। विसर्ग का प्रयोग वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। कारण अतः, स्वतः, संभवतः, विशेषतः, प्रातः, प्रायः आदि। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा,
हिंदी वर्णमाला में कुल 12 स्वर होते हैं, 45 व्यंजन होते हैं और 2 आयोग व ध्वनियां होती हैं। देखिए, अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो इसका एक ही तरीका जो है मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार आप इसको पढ़िए, उसके बाद फिर आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप क्या भूल रहे हैं, क्या आपसे छूट जा रहा है, और फिर से ये आप कम से कम इस तरह से 3-4 बार आप रिपीट कीजिए। आपका व्याकरण बहुत अच्छा हो जाएगा।